हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा द्विवेदी और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हंटर में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनियन टेरिटरीज पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्पेशल प्रोविजंस जो दिल्ली को दी गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और एडवाइजरी कमेटीज़ जो यूनियन टेरिटरीज़ की हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियोस हमारा अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर दे दें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन से टॉपिक पे हम अपनी वीडियोस चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि जो दिल्ली है हमारी कैपिटल सिटी है, बट ये पहले नहीं थी। कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू ही इसको जो है स्पेशल स्टेटस जो मिली हुई है। तो वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट था उसको समझ लेते हैं। वो द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसने प्रोवाइड किया था इसको स्पेशल स्टेटस बाकी यूनियन टेरिटरीज से। उस स्पेशल स्टेटस के अंदर क्या आता है, ये एक कैपिटल सिटी बनी, और कैपिटल सिटी बनने के बाद साथ ही साथ इसको जो है अपना खुद का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी प्रोवाइड किया गया है। Also redesignated at the National Capital Territory of Delhi and designated the Administrator of Delhi as the Lieutenant Governor। इसको क्या मिला, इसको जो है सबसे पहली बात तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी मिल गई, और इसको एडमिनिस्ट्रेटर की जगह पर, आप अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ होती है यूनियन टेरिटरीज़ की वो डिफर अलग टाइप की होती है। एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। तो इसमें से जो है दिल्ली को लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो उसको रूल करता है, उसको जो है एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि जो वहाँ का एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमें ये याद रखना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी। तो ये हो गया और ये हो गया। तो इट क्रिएटेड अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इसकी खास बात ये है कि इसके पास इसका खुद का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर भी है जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों द्वारा। ठीक है, तो ये तो दिल्ली के साथ साथ एक और ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है पुडुचेरी, आप समझ लीजिएगा। तो पुडुचेरी सेकेंड थिंग, उसका भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसकी खुद के लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है, उसके भी सीट्स हैं। तो ये कुछ ऐसे 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब तो फ़िलहाल 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं फिलहाल, और जो हमारी 6th एडिशन हम लोग कवर कर रहे हैं उसमें जो है जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं दिया क्योंकि इसी साल इसका आर्टिकल हटाया गया है। तो 9 यूनियन टेरिटरीज में से जो है 7 यूनियन टेरिटरीज जो है उनके पास खुद का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर चीफ मिनिस्टर नहीं है, बट जो 2 यूनियन टेरिटरीज है उनके पास है ये चीज़। जो स्ट्रेंथ की बात कर लें, स्ट्रेंथ कितनी फिक्स की गई है, तो स्ट्रेंथ फिक्स की गई है 70, यानी कि जो सीट्स अवेलेबल है दिल्ली में वो हैं 70 जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं पीपल द्वारा। अब ये ध्यान लेते हैं कि जो इलेक्शन होता है ये कंडक्ट कराता कौन है, ये कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट इसको इलेक्शन कंडक्ट कराता है। जैसे स्टेट्स के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, वो स्टेट्स के जितने भी जो खुद उनके जो होते हैं इलेक्शन जो रेगुलर इंटरवल पर होते हैं वो देखते हैं। बट ये जो है इलेक्शन इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो इसके अंडर यहाँ का इलेक्शन कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो अब असेंबली की पावर्स देख लेते हैं क्या क्या है। असेंबली के पावर्स ये हैं कि वो कुछ मैटर्स को छोड़ पे, केवल कुछ ही मैटर्स पे है जो है अपने डिसीजंस बना सकता है, अपने लिस्ट बना सकता है। जैसे कि वो है पहला है स्टेट लिस्ट और कंक्रीट लिस्ट। ये जो 2 चीज़ें हैं इस पे जो है असेंबली पावर्स और लॉस बना सकती है, बट कुछ को छोड़ के 3 मैटर्स को छोड़ करके जिस पे जो सेंटर का अधिकार होता है वो है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। स्टेट लिस्ट यहाँ दोबारा गलती से लिख गया, सॉरी, माफी चाहेंगे। स्टेट लिस्ट यहाँ ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो स्टेट लिस्ट जो है 3 मैटर्स में नहीं आएगा। 3 मैटर्स में जो आया है वो है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे जो है असेंबली डिसीजन नहीं ले सकती, लॉस नहीं बना सकती। इस पे जो है सेंटर देखता है, उसको कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। और ये भी देख रहे हैं कि अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो वहाँ पे किसकी बात मानी जाएगी, तो वहाँ पे जो पार्लियामेंट का जो लॉ है वो प्रेफर किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई स्टेट है, उसने रूल निकाला, लॉ बनाया कि हम जो है अब जो एक नया लॉ लाए हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको खाना दिया जाएगा, ये मान लीजिए स्टेट का लॉ है, ठीक है। बट उसके बाद में पार्लियामेंट को एक नया रूल्स लॉ लगा दिया है कि नहीं, खाली ज़रूरतमंद भूखों को ही हम लोग खाना देंगे। तो इस दोनों केसेस में स्टेट ने भी रूल निकाला है और पार्लियामेंट, तो वहाँ पे जो है पार्लियामेंट का जो है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, पार्लियामेंट की बात मानी जाएगी। ठीक है। तो स्ट्रेंथ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं, जो डिस्कशन हो ही रहा है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में टोटल 7 मेंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 10% इंक्लूड किया जाता है। तो ये रूल है कि जितना भी आपका सीट्स हैं उसका 10% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आप देंगे। ठीक है, तो जो 7 मेंबर्स है उसमें तो एक चीफ मिनिस्टर ही हो जाता है, सीएम ही हो जाते हैं एक। बाकी जो 6 मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट, जो चीफ मिनिस्टर होता है प्रेसिडेंट की एडवाइस पे अपॉइंट करता है। ठीक है,
और जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस पूरे यूनियन टेरिटरीज से जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन हैं, तो उसमें से क्वेश्चन ये है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, ना कि गवर्नर के थ्रू। क्योंकि जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होती है वो गवर्नर के थ्रू की जाती है, बट ये कैसा है, दिल्ली ही ऐसा है जहाँ पे जो है प्रेसिडेंट द्वारा चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो हमने ये अभी तक डिस्कस कर लिया है कि दिल्ली को जो सुपर स्टेटस मिली है, यानी कि स्पेशल स्टेटस दी गई है, वो आखिर है क्या और कैसे है, ये हमने इसको अभी तक डिस्कस कर लिया। अब जरा आगे देखते हैं, जो बाकी के मिनिस्टर्स होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है, अभी हमने डिस्कस किया और हम अपनी पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम चलेगा, और जिन लोगों ने अभी पार्ट 1 नहीं देखा हो जा करके पार्ट 1 देख लें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो होता है चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही जो है प्रेसिडेंट के साथ जो चीफ मिनिस्टर होता है प्रेसिडेंट के एडवाइस पे ही बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, और साथ ही साथ ये जो जितने भी मेंबर्स होते हैं ऑफिस के, ये जो हैं केवल प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही अपने ऑफिस को कंडक्ट कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं, अब ऐसा भी नहीं कि प्रेसिडेंट जब चाहे तो हटो भाई, नहीं है तुमको काम नहीं है, अब हम चाह रहे हैं, हमारा मन नहीं है, तुम हट दो, ऐसा भी नहीं है। कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट किए गए हैं जिनको अवॉइड करना जो है और दोनों पक्षों का धर्म है। अब जो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है असेंबली के लिए, यानी कुछ भी ऊंच नीच होता है या फिर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जवाबदेही कर देंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उन पूरे मेंबर्स को। सो फिर ये भी हो गया हमारा इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इनको पता होना चाहिए। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और जो गवर्नर होता है वो क्या करता है, गवर्नर जो होता है, जो इसकी फंक्शंस होते हैं, इसको जो है एक्सरसाइज करने में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है, अगर कोई दोनों ही बातों पे जो कोई उनका मत नहीं सेम आता है, कुछ डिफरेंस ओपिनियन आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा। जैसे मान लीजिए चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि ये लॉ निकाला जाए और गवर्नर चाह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, तो जो ओपिनियन दोनों के बीच में आएगा कि पावर्स तो दोनों के पास ही हैं, तो इस ऐसे केसेस में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है उसका रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो गवर्नर होता है वो स्टोरी जो मैटर होता है उसको प्रेसिडेंट के पास ले जाता है, और प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेता है उसी के अकॉर्डिंगली काम किया जाता है। अब आखिरी सेक्शन पे आ चुके हैं हम लोग कि जो आर्टिकल, पहले समझ लेते हैं आर्टिकल 356 कहता क्या है। आर्टिकल 356 ये कहता है कि जो हमारा अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है या फिर जो हमारा रूल्स लॉस रेगुलेशंस या फिर डेमोक्रेसी को कुछ भी खतरा है, तो वहाँ पे वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। प्रेसिडेंट रूल के अंदर क्या आता है, प्रेसिडेंट रूल के अंदर ये आता है कि वहाँ पे कंट्रोल किसी का नहीं रहेगा, वहाँ डायरेक्ट प्रेसिडेंट अपना जो है कंट्रोल देता है, वहाँ पे मेजर्स लेता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये आर्टिकल 365 हो गया। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में, क्या किन किन मामलों में जो है स्टेट्स अलग हैं यूनियन टेरिटरीज से। जो पहला पॉइंट है, द रिलेशन विद सेंटर इज़ फेडरल, यानी जो स्टेट का रिलेशन है वो फेडरल है। यानी फेडरल का मतलब होता है पावर शेयरिंग इन द सेंस जो कुछ पावर सेंटर के पास दी गई हैं, कुछ पावर स्टेट के पास दी हैं, बट स्टेट में कुछ ऐसे सुपीरियर पावर जिसमें सेंटर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये जो पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है ये हमें स्टेट और सेंटर के बीच में देखने को मिलता है। बट इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज वी डू नॉट हैव सच फ्रीडम, क्योंकि जो सेंटर है वो डायरेक्टली, सेंट्रल इज यूनिटी कहने का मतलब है कि केवल सेंटर ही है जो यूनियन टेरिटरीज पे कंट्रोल करेगा, रूल्स लगाएगा, रेगुलेशन बनाएगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया। दे शेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर। अब ये फेडरलिज्म को ही थोड़ा एलेबोरेट किया गया है कि जो पावर है वो शेयर करता है स्टेट, बट नॉट विद दिस यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल ही भैया तुम्हारा है, तो तुम पावर शेयर कैसे करोगे, पावर शेयर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। दे हैव ऑटोनॉमी, दे डू नॉट हैव ऑटोनॉमी, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो फ्रेंड्स आप जिनको नहीं देखा है वो जाकर वीडियोस में देख लें। देर इज़ यूनिफॉर्मिटी इन दर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, देर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी। जो एक चीज़ ये भी समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्मिटी इन द सेंस कैसे है कि जो हमारा एक पूरा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जो सेंटर है कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे उसी की ओपिनियन मानी जाएगी, उस पर ही उसका रूल्स रेगुलेशन, जैसे आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, लॉ हो गया, पूरे कोई भी नई पॉलिसीज आ रही है तो ऑल ओवर इंडिया में होगी, उस पर कोई ये मतलब नहीं रहता कि स्टेट की मर्जी होगी तो हम उसमें अप्लाई करेंगे कि नहीं करें, ऐसा कोई नहीं है। अगर सेंट्रल लॉ बनाना है तो फॉर ऑल ओवर कंट्री के लिए होगा, बट स्टेट जो होता है जो अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लाता है वो अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है एक यूनिफॉर्मिटी है, प्रॉपर सेटअप है
कि सेंटर ये करेगा, स्टेट ये करेगा, स्टेट को इतने में सीमित रहना पड़ेगा। बट ये जो यूनियन टेरिटरीज़ है, जो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज़ है, यहाँ पे जो है हर यूनियन टेरिटरीज़ की बेनिफिट के लिए कुछ यूनियन टेरिटरीज़ ज़्यादा बैकवर्ड हैं, कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं, तो उन सब के लिए उसके हिसाब से जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करता है डिसीजंस और अपलिफ्टमेंट के लिए उनके लिए। जो जैसा कि हम लोग पुरानी वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थे वो काफ़ी बैकवर्ड थे, उनको अप्रेस करने के लिए नई नई पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाए गए। तो वहाँ पे प्रोग्राम्स उनके लिए कुछ ज़्यादा थे बट कुछ यूनियन टेरिटरीज़ के लिए कम थे, यानी कि इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है। बट कुल मिला के जो है जो वेलफेयर ऑफ द पीपल जो है टॉप क्राइटेरिया रहता है कि इससे लोगों का भला हो। ठीक है, अब जो है द एग्जीक्यूटिव हेड इज़ नोन एज गवर्नर। स्टेट के लिए एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज़ में पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे पार्ट 1 है उसमें कौन कौन रोल प्ले करता है यूनियन टेरिटरीज़ में। एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और कमिश्नर, ये तीन ऐसे लोग हैं या फिर 3 ऐसे नाम हैं जो यूनियन टेरिटरीज़ को एग्जीक्यूट करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी हमने डिस्कस किया, ये दिल्ली के केस में था। दिल्ली के केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव हेड होता है। एडमिनिस्ट्रेटर डिफरेंट और भी हो सकते हैं, और कमिश्नर, ये 3 चीज़ें हैं जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हेड का रोल प्ले करते हैं। अब गवर्नर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि वो जो हमारा संविधान है उसका जो है हेड है। स्टेट का जो हेड है वो गवर्नर है, जो सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस देखेगा, और जो इलेक्शन होता है और क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर से लेकर के सारा काम जो है एक गवर्नर देखता है। बट एडमिनिस्ट्रेटर इज एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए शब्द को कैसे तोड़ा मरोड़ा गया है, अब प्रीलिम्स में बहुत घुमा के फिरा के पूछते हैं ऐसे। तो अब क्या है, एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका कहने का मतलब प्रेसिडेंट द्वारा भेजा हुआ एक एंड है, यानी कि प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट तो नहीं कहेंगे बट उसको उसके अंडर काम करने वाला बंदा है। तो यूनियन टेरिटरीज में आपको क्या ये ध्यान देना जरूरत है कि घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर। Parliament cannot make laws on the subjects of state list in relation to the states except under extraordinary circumstances। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सही है कि जितना भी लॉस है, जो सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर जो है पार्लियामेंट जो है वो लॉ नहीं बना सकता है। मतलब कि यहाँ पर जो है अब पावर शेयरिंग की जो हमने बात की, फेडरलिज्म में कुछ पावर्स स्टेट्स को दिए गए हैं जिसमें सेंटर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वहीं वो पावर है जहाँ पे जो है स्टेट लिस्ट जो है अपने डिसीजंस बनाता है एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब ये है कि अब जैसे पूछ देते हैं कि मान लीजिए इमरजेंसी लगी हुई है तो क्या स्टेट वहाँ पे अपना मनमानी कर अपना हिसाब से स्टेट लिस्ट बना पाएगा। तो उस केसेस में क्या होता है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, फिर कुछ बहुत बुरी आपदा विपदा आ गई इस देश के साथ, तो उस केस में जो है पार्लियामेंट की बात मानी जाती है, ना कि स्टेट की। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। पार्लियामेंट कैन मेक लॉस ऑन एनी सब्जेक्ट, यहाँ तो कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, चाहे अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो सीन हो, यूनियन टेरिटरीज को जो है ऊपर डायरेक्ट पार्लियामेंट का रोल है और वो उस पर रूल करती है ताकि जो गवर्नमेंट जितने भी वहाँ के पब्लिक हैं उनका वेलफेयर हो सके और वो लोग आगे बढ़ सकें। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस कर लिया पार्ट 2। इसी के साथ हमारे यूनियन टेरिटरीज चैप्टर 40 है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत 6th एडिशन हम लोग कवर कर रहे हैं, वो आज ख़त्म हो गया है। और फ्रेंड्स जो हमारी आने वाली वीडियो है उसमें हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर जो है उसको सीरीज़ में हम लोग नई वीडियो डालने वाले हैं, जिसमें यूनियन टेरिटरीज में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक प्रीलिम्स में या फिर जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे और आप सभी से उम्मीद रहेगी आप उसको शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।